अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है IS-38। अच्छा बेटा, आप जो है चाहें तो वॉइस नोट में भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और आप चाहें तो चैट के अंदर भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अगर मैं कोई भी सवाल पूछूं आपसे। ठीक है। सो IS-38 क्या है बेसिकली? IS-38 आपके पास है इंटेंजिबल एसेट के ऊपर है। हमारे पास जो नॉन करंट एसेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, और एक वो होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसे नॉन करंट एसेट जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करें, आपके कंट्रोल में हो, ऐसे नॉन करंट एसेट को या ऐसे एसेट को जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन आपके कंट्रोल में हो और आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करें, जैसे कि एक एसिड इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ऐसे एसेट्स को प्यार से हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? अब इसमें जो है आपके पास फॉर सपोज आप कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उसको पेटेंट करवा देते हैं। जैसे आपने कोई मशीन बनाई, ठीक है ना, आपने कोई इस तरह की मशीन बनाई जो किसी और के पास नहीं थी, जो सारे काम कर सकती थी। अब वो जो मशीन का डिजाइन है आपने पेटेंट करा लिया। पेटेंट मतलब आपने उसको लीगल करवा लिया, आपने उसको रजिस्टर करवा लिया। अब वो कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता। हाँ, आप अलाउ करें, आप उसको जाके बेचें तो वो अलग बात है। तो अगर हम कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको पेटेंट करा लेते हैं, कोई डिजाइन है उसको पेटेंट करा लेते हैं। हमारे पास कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। हमारे पास डेटा है। आजकल डेटा साइंस भी बहुत आगे निकल चुकी है। तो अगर आपके पास कोई डेटा मौजूद है, ठीक है ना, वो भी इसमें आ जाएगा। आपका ट्रेडमार्क है। इंटरनेट डोमेन ये होता है, जैसे आप कोई वेबसाइट अपलोड करते हैं ना, तो आपको डोमेन चाहिए होता है। मतलब आपको कोई भी वेबसाइट बनानी होती है तो उसके लिए फिर हमें किसी न किसी चीज की सर्विस चाहिए होती है। तो इस तरीके से हमारे पास इंटरनेट डोमेन होता है, ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। इसी तरीके से आपके पास कस्टमर का डेटा है। इसी तरीके से आपके पास क्या नाम है, कोई लाइसेंस रॉयल्टी एग्रीमेंट है। जैसे कि आपने सुना होगा 4G 5G लाइसेंस जो है आजकल गवर्नमेंट ने इशू किए हुए हैं। तो ये लाइसेंस भी आपको फायदा देता है। अगर आपके पास किसी चीज का लाइसेंस है, किसी 5G का 4G का, तो इट मीन्स आप 10 साल के लिए उसको यूज कर सकते हो। 10 साल के लिए उसकी सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से आपके पास मार्केटिंग राइट्स हैं, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स हैं। ये सारे किस में आते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। तो एक तो पेपर में आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है, ये सारी चीजें आती हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स के लिए कुछ शराइत हैं। वो शराइत क्या है? इंटेंजिबल एसेट, हम एक चीज को इंटेंजिबल एसेट तब कहते हैं, हम एक चीज को इंटेंजिबल एसेट तब कहते हैं, एक तो हमें उससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, जरूरी नहीं है वो इकोनॉमिक बेनिफिट आपको यूज करके मिले, आपको सेल करके ही मिल सकता है। इसी तरीके से वो आपके क्या हो, कंट्रोल में हो, मतलब आप इकोनॉमिक बेनिफिट उससे हासिल कर सकें। जैसे फॉर सपोज आपने वर्कर को ट्रेनिंग दी, आपने उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, वो आपको छोड़ के चला गया, तो वो आपको छोड़ के चला गया वर्कर, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरीके से वो जो क्या नाम है इंटेंजिबल एसेट है, वो आइडेंटिफाएबल हो, मतलब वो अलग से आप देख सकें। जैसे समटाइम ये होता है मोबाइल सेल करते हैं, तो ऐसा नहीं है मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर अलग से सेल करते हो। मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है ना, जिससे वो मोबाइल चलता है, जिससे मोबाइल ऑन होता है ऑफ होता है, वो सॉफ्टवेयर मोबाइल का पार्ट होता है, मोबाइल से सेपरेट नहीं होता। इट इज अ पार्ट ऑफ द मोबाइल। ऐसा नहीं हो, जो चीज आपकी इंटेंजिबल एसेट हो वो सेपरेट हो, वो आइडेंटिफाएबल हो, वो सेपरेट हो, मतलब यानी आपके लिए इजी हो उसको आगे क्या नाम है सेल आउट करना। जैसे आपके पास लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस एक बिल्कुल एक अलग चीज है। आपको लाइसेंस मिला हुआ है, गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी हुई है कि आप 5G लाइसेंस वगैरह यूज कर सकते हैं, तो आपको पता है कि वो कितने का है, उसके अगेंस्ट मैंने कितनी अमाउंट दी है, तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान है। ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर है? अब जी जी, सर। ठीक है। अब इंटेंजिबल एसेट जो है ना वो, अब बाज़ दफा क्या होता है, बिजनेस क्या करता है, इंटेंजिबल एसेट जो है वो, इंटेंजिबल एसेट के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होते हैं कि आप इंटेंजिबल एसेट परचेज करें। इंटेंजिबल एसेट अक्वायर करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक ये होता है कि आप उसको क्या करें, परचेज करें। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको यानी खुद ही बनाएं, मतलब खुद बनाएं या खुद डेवलप करें। तो इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करने के दो तरीके हैं। एक ये कि आप किसी से परचेज कर लें। तो नॉर्मली हमारे पास लाइसेंस परचेज होता है। नॉर्मली बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, लाइसेंस परचेज करते हैं। नॉर्मली बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, पेटेंट परचेज करते हैं। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट होते हैं, वो परचेज करते हैं। तो अगर आप अकाउंट IS-38 कहता है, अगर आपने कोई इंटेंजिबल एसेट परचेज किया है, मतलब वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, सच एज लाइसेंस, सच एज पेटेंट, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सवाल ये पैदा होता है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। तो IS-38 कहता है आप जो भी इंटेंजिबल एसेट
परचेज करेंगे उसको आपने रिकॉर्ड करना है नॉन करंट एसेट में, और नॉन करेंट में रिकॉर्ड करने के बाद हर साल एक स्पेसिफिक पोर्शन आपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना है। स्पेसिफिक पोर्शन आपने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है। उस स्पेसिफिक पोर्शन को हम प्यार से क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन कहते हैं। इट्स मींस डेप्रिसिएशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है ना पेटेंट लिया, आपने किसी पार्टी से पेटेंट लिया, मतलब उसके पास एक स्पेसिफिक तरीका था किसी चीज के बनाने का, आपने उससे परमिशन ले ली और आपने कहा यह सारा तरीका मुझे बता दे ताकि मैं भी यूज कर सकूं, तो उसने बता दिया आपको। अब जाहिर है उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट की, आपने उसको पेमेंट की 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की पेमेंट की उस पेटेंट के अगेंस्ट, और उसने कहा कि भाई ये 20 साल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, आप 20 साल तक इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 लाख रुपए ये आपने 20 साल के लिए दिए हैं, ये कितने साल के लिए, 20 साल के दिए हैं। तो हम इस 1 लाख को हम कहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट में। और जब साल पूरा हो जाएगा, यानी सब्सिक्वेंटली जब साल पूरा हो जाएगा, तो एसएलएम मेथड आपने पढ़ा होगा। एसएलएम मेथड में नॉर्मली क्या होता है, कॉस्ट को डिवाइड करते हैं यूजफुल लाइफ से। तो हम एसएलएम मेथड अप्लाई करेंगे और 1 लाख को डिवाइड करेंगे, अगर ये 20 साल बेनिफिट दे रहा है तो 20 साल से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास आंसर 1 लाख डिवाइड बाई 20, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,000। ये 5,000 जाएगा आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले इसको इनकम स्टेटमेंट बोलते थे, अब इसका नाम हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई? अगर मैं कोई इंटेंजिबल एसेट परचेज करता हूँ उसकी क्या ट्रीटमेंट है। जी सर। ऐसा एक सवाल रेशो में आ चुका है, उसने बोला था अर्निंग पर शेयर फाइंड करो, 3 कंपनीज दी थी और बोला था अर्निंग पर शेयर फाइंड करो। तो मैं आपको जरा दिखा देता हूँ, उसमें ये सीन था, उसने कहा था अर्निंग पर शेयर फाइंड करो, और 3 तरह की कंपनीज थी। तो पहले मैं आपको सवाल दिखा दूं, कहाँ चला गया, तो आकर क्वेश्चन मिल गया, ये रहा, ये रहा। इसमें से बोला था अर्निंग पर शेयर फाइंड करो, ठीक है ना, अर्निंग पर शेयर फाइंड करो। एक तो बोला है कि IS 38 क्या कहता है, इंटेंजिबल एसेट। मतलब ये इंटेंजिबल एसेट वो होता है जो आइडेंटिफाइबल हो, जो कंट्रोल ऑफ द एंटिटी हो, और क्या नाम है उसके अलावा आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे। 3 बातें बताई हैं IS 38 ने, आप इसकी डेफिनेशन में बता देंगी। मतलब IS 38 कहता है, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, IS 38 कहता है इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, डेट मस्ट बी आइडेंटिफाइबल, और क्या नाम है, इट मस्ट बी कंट्रोल बाय द एंटिटी, एंड द एंटिटी मस्ट बी एबल टू ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द एसेट। ठीक है ना, अच्छा जी। बाकी इसकी नॉर्मल डेफिनेशन भी कह सकती हैं कि इट इज एन एसेट विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट विदाउट एनी फिजिकल एक्सिस्टेंस। अच्छा जी। अब इसमें इसने बेसिकली बोला ये था कि आपने अर्निंग पर शेयर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अर्निंग पर शेयर। तो प्रॉफिट पे कितना इम्पेक्ट पड़ेगा, ये सवाल था। और तो बिजनेस का जो 3 बिजनेस हैं, ABCDEF, इन तीनों को जो प्रॉफिट है वो 2 लाख है। कितना प्रॉफिट है, 2 लाख है। तो उसने बोला है एक EF कंपनी है, उसने 80,000 रुपीज लगाए पेटेंट के ऊपर, 80,000 रुपीज लगाए पेटेंट के ऊपर, और ये पेटेंट उसने क्या किया है, EF PLC स्पेंड 80,000 बाइंग, ये इसने बाय किया है, ये इसने परचेज किया है, ये इसने खरीदा है। अब इससे उसको क्या फायदा होगा, अलाउइंग इट टू प्रोड्यूस एंड सेल अ न्यू प्रोडक्ट विच इट आल्सो एक्सपेक्टेड टू सेल फॉर 20 years। अब वो जो पेटेंट है, इसका जो बेनिफिट होगा उसको ये होगा कि वो उस पेटेंट की बुनियाद पे एक प्रोडक्ट बनाएगा और उसको जाके मार्केट में सेल करेगा और 20 साल तक इसका फायदा उठाएगा। तो आप क्या कहते हैं कि प्रॉफिट पे कितना इम्पेक्ट पड़ेगा? जी बेटा। 4,000 का। एक्सीडेंट प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, 4,000। 4,000 से लेस हो जाएगा। शाबाश बेटा, 4,000 से वो क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो लेस हो जाएगा। शाबाश बेटा। 1 मिनट रुकिएगा, मैं एक चीज कंफर्म कर लेता हूँ। चलें, अल्लाह मालिक। ओके, अब चलते हैं जरा IS 38। लेकिन IS 38 ये कहता है कि अगर आप कोई एसेट खरीदते नहीं है, कोई इंटेंजिबल एसेट खरीदते नहीं है, बल्कि आप खुद बनाते हैं। देखें, एक तो ये शॉर्टकट तरीका है, जैसे होता है ना एक्सटर्नल ग्रोथ इंटरनल ग्रोथ। एक तो ये कि आप बाय कर लो इंटेंजिबल एसेट, एक ही हम खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, हम खुद बना लेते हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर बाहर से क्यों खरीद रहे हैं, खुद बना लेते हैं। हम जो है कोई पेटेंट है, अपना खुद प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर उसको पेटेंट करवा लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं। तो IS 38 कहता है अगर आप खुद बनाएंगे, अगर आप खुद बनाएंगे, तो खुद बनाने में, बनाते वक्त क्या होता है, 2 फेजेस से गुजर के वो प्रोडक्ट बनती है, 2 फेजेस से गुजर के इंटेंजिबल एसेट बनता है। तो अगर आप खुद डेवलप करेंगे तो देयर आर 2 फेजेस, पहले मैं बता दूं, देयर आर 2 फेजेस। वो 2 फेजेस क्या हैं, वो 2 फेजेस, एक है रिसर्च,
और एक है डेवलपमेंट। ठीक है, ये दो फेजेस है, इन दो फेजेस से गुजर के प्रोडक्ट बनती है। रिसर्च फेज में ये होता है कि अभी आप रिसर्च कर रहे हैं, कंफर्म नहीं है वो प्रोडक्ट बनेगी नहीं बनेगी, मतलब आपने मार्केट रिसर्च की, मालूमात की, डेटा कलेक्ट किया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाना होता है तो मालूमात करते हैं, इन्फॉर्मेशन करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो इट डजेंट मीन्स कि मैं कंफर्म चला जाऊंगा। वो एक इनिशियल फेज होता है। तो रिसर्च फेज में हमारा जो भी खर्चा होता है उसमें कंफर्म नहीं होता कि वो प्रोडक्ट हम बनाएंगे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम बनाने बैठे तो बना सकते भी नहीं है ना, कई बार एबिलिटी नहीं होती बनाने की। तो रिसर्च फेज एक इंफॉर्मेशन फेज है, एक स्क्रीनिंग फेज है, एक इनिशियल फेज है। तो अगर हम एक प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं तो रिसर्च फेज पे जो खर्चा आएगा, चाहे साल चले चाहे 6 महीने चले, जो भी हमारा खर्चा आएगा, आपके पास IS-38 कहता है, भले आप पेटेंट के लिए खर्चा कर रहे हो, जिसकी चीज के लिए खर्चा कर रहे हो, रिसर्च फेज में जो भी खर्चा आएगा वो आपका एक्सपेंस ट्रीट होगा, सारा का सारा एक्सपेंस ट्रीट होगा। उसमें ये नहीं करना कि उसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर देना और बाद में अमोर्टाइज करना है, डेप्सिट करना है, ऐसे नहीं। जो भी आपका खर्चा आएगा उसको एक्सपेंस में हम ट्रीट कर देंगे। जैसे अगर ये सवाल है, अब ये लोग खुद बना रहे हैं, ये दोनों खुद बना रहे हैं एक प्रोडक्ट। इसने 80,000 रुपीज लगाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इसमें 30,000 रिसर्च के थे। इसने क्या किया, सीडी ने भी 30,000 लगाए रिसर्च पे, 50,000 लगाए डेवलपमेंट पे। तो जो रिसर्च वाला खर्चा है ना, क्योंकि रिसर्च के टाइम पे ये कंफर्म नहीं होता हम ये प्रोडक्ट बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, तो रिसर्च के टाइम पे जो भी हमारा खर्चा आएगा वो हम क्या करेंगे, वो डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, मतलब हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन जो डेवलपमेंट फेज में हमारा खर्चा आएगा, डेवलपमेंट फेज में क्या होता है, हम बकायदा उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, हम अप्रूवल ले लेते हैं और प्रोडक्ट को बनाना शुरू करते हैं। अब जाहिर है इसमें टाइम लगेगा, फिर टेस्टिंग भी होगी, बहुत सारे काम है। तो डेवलपमेंट फेज में अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट आपका एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आपको चांसेस हैं, आपको कंफर्म है कि वो प्रोडक्ट आपका एसेट में कंफर्म यानी कन्वर्ट हो जाएगा आपका वो प्रोडक्ट जो है, तो अगर आपका प्रोडक्ट एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको लगता है आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे उस एसेट से, तो आप फिर उसको क्या करेंगे, उसको एज अ नॉन करंट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे और उसको फिर सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे, साल पूरा होने के बाद अमोर्टाइज करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, डेवलपमेंट फेज में अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट आपका एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आपको लगता है कि उससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे आपको, तो आप उसको एज अ नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे, जो खर्चा है वो एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे। हाँ ये है कि आप सब्सिक्वेंटली फिर अमोर्टाइजेशन करेंगे, जिस तरह आपने परचेज वाले केस में किया था। हम जरा इसकी IS की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। IS-38 कहता है, रिसर्च कॉस्ट चार्ज ऑल कॉस्ट टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है उसी में सारा खर्चा चला जाएगा, जो भी हमारा रिसर्च का, मतलब हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। डेवलपमेंट कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट में भी कैपिटलाइज, जो भी आपका डेवलपमेंट कॉस्ट पे खर्चा है उसको आप एसेट के तौर पे ट्रीट करेंगे, ये नॉन करेंट एसेट में आएगा एज एन इंटेंजिबल एसेट। लेकिन शर्त क्या है, ओनली आफ्टर द टेक्निकल एंड कमर्शियल फिजिबिलिटी ऑफ द एसेट फॉर सेल और यूज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। जब आपको लगता है कि वो जितना भी खर्चा आ रहा है उस आगे जाके मैं एसेट को यूज कर सकता हूँ, आगे जाके मैं उस एसेट को सेल कर सकता हूँ, तब आपने करना है। इन शॉर्ट, एसेट की डेफिनेशन क्या होती है, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। तो अगर आपको लगता है उस खर्चे से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो होगा, तो उसको आप इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। सर अगर हमें इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब फिर क्या करेंगे, उसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। अब इसने आगे लिखा हुआ है सिंपल वर्ड में, ये मान लीजिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कह रहे द एंटिटी मस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ द एसेट विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो अगर आपको लग रहा है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, तो इसका मतलब है उसको हम क्या करेंगे, एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, और अमोर्टाइजेशन जो है वो उसका पार्ट बनेगी आपका एक प्रॉफिट का। यहां तक बातें क्लियर है, हम जरा देख लेते हैं। अब यहाँ पहले AB के ऊपर आते हैं। AB कंपनी ने 80,000 लगाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, 30,000 जो थे वो हमारे रिसर्च के ऊपर लगे, ठीक है, और बाकी रिमाइंडर से मुराद है कि बाकी 50,000 जो है हमारे डेवलपमेंट के ऊपर लगे। लेकिन इसने आगे बोला है कि जो हमारा डेवलपमेंट पे जो खर्चा आया था उसमें यह था कि द सेल्स ऑफ द कंपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विल बी अनचेंज एंड विल इट्स सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट, यानी हमें उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, हमारी जो सेल्स है वो भी सेम रहेगी, हमारी सेलिंग प्राइस भी सेम रहेगी, हमारी कॉस्ट भी सेम रहेगी। आप क्या कहते हैं, 30,000 तो जाएंगे ही जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट से माइनस होंगे, बाकी 50,000 का क्या करना चाहिए, वो भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करना। एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा वो कह रहा है कि दूसरे बिजनेस में कह रहा है कि हमने 30,000 जो है वो स्पेंड किए हैं, 30,000 जो हमने स्पेंड किए रिसर्च के ऊपर, 50,000 हमने स्पेंड किए हैं डेवलपमेंट के ऊपर। एक न्यू प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, विच इट वॉज स्टार्टिंग टू सेल बाय द एंड ऑफ द ईयर
साल के आखिर में हम क्या करेंगे, अभी साल का आखिर नहीं हुआ, हम उसको क्या नाम है बाय एट द उसको सेल करना शुरू करेंगे, और हमें लगता है कि 20 साल तक हमें इसका फायदा होगा। जी, इसका क्या, इसमें 30,000 का क्या करेंगे, 50,000 का क्या करेंगे? 30,000 तो एक्सपेंस ही होगा और 50,000 हमारा कैपिटलाइज हो जाएगा। एक कैपिटलाइज होगा, उससे रिलेटेड हम और खर्चे लेके जाएंगे, बाकी हाँ अमोर्टाइजेशन और हम कर सकते हैं। हाँ जी, मोनेटाइजेशन ठीक है। एक्सपेंस भी अच्छा हो जाएगी। जी, अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास R&D। इसका एक ही सवाल अभी रिसेंटली आया था। अच्छा, उसके अलावा कुछ सर चीजें इसका इसमें। जो अमोर्टाइजेशन जब करेंगे नॉन टैंजिबल एसेट की, तो उसको नेटबुक वैल्यू पर दिखाएंगे जी जी, अपने, एसओएनपी में? जी जी, एसेट को नेटबुक वैल्यू पे दिखाएंगे, जी जी। ठीक है। अच्छा जी, कुछ चीजों के बारे में इसने अलग से बात की हुई है, वो हम देख लेते हैं। अब वो कुछ चीजों के बारे में बोला है कि उसको आपने कभी भी इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करना, इस पे सवाल आते हैं। कुछ चीजों के बारे में स्पेसिफिकली बोला है कि उस पे जो भी खर्चा हो, हमें उनको इंटेंजिबल एसेट पे रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि बात चीजें ऐसी होती हैं, आपको लगता है बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन वो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो आपने उनको क्या, और बहुत सारे बिजनेस क्या करते थे पहले, जानबूझकर, मतलब अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उन चीजों को जो है ना एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं करते थे, उनको कैपिटलाइज कर देते थे। हालांकि उनकी नेचर थोड़ी बहुत एक्सपेंस की थी, या फिर वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे। तो बहुत सारे बिजनेस के डायरेक्टर्स क्या करते थे पहले जमाने में, बहुत सारे खर्चों को कैपिटलाइज कर देते थे ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़े, और हम शेयरहोल्डर को बोल सके हम बिजनेस को अच्छा चला रहे हैं। तो आइए, 38 स्पेसिफिकली कुछ चीजों के बारे में बोलता है कि आपने कभी भी उन चीजों को कैपिटलाइज नहीं करना, आपने एसेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करना, आपने हमेशा उनको एक्सपेंस में लिखना है। तो वो चीजें कौन सी हैं, वो ये रही, ये नोट कर लें, क्योंकि इस पे सवाल आ चुके हैं। ये जितनी भी चीजें सामने आपकी दी हुई हैं, ये हमेशा एक्सपेंस में जाएंगी। एक्सपेंस से मुराद ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो होंगी। अब इसमें जो पेपर में सवाल आ चुके हैं, एक तो इस पे आया है कि बिजनेस ने क्या किया, एडवर्टीजमेंट की। बिजनेस ने एडवर्टीजमेंट की, एडवर्टीजमेंट बड़ी अच्छी थी, तकरीबन कोई 1 लाख की एडवर्टीजमेंट थी, और हमने सोचा इस एडवर्टीजमेंट से हमें जाके 2 लाख का फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, या हमें जाके 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा। तो हमने बजाय उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करने के, हमने जाके इसको एसेट ट्रीट कर लिया, इसको अपना जो है एक एसेट बना दिया, एक नॉन करेंट एसेट बना दिया। तो ऐसा सवाल आता है, तो हमारी अकाउंटिंग मना करती है कि अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो नॉर्मली एक्सपेंस है, आपने उसको अपना एसेट नहीं बनाना। असल में क्या होता है, देखिए, अगर आपकी सेल्स में इजाफा हो रहा है तो डजंट मीन्स कि वो एडवर्टाइजमेंट से हुआ होगा, अदर फैक्टर्स भी होते हैं। आपकी सेल्स में अगर इजाफा हो रहा है एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से, तो और फैक्टर्स भी होते हैं। समटाइम कंप्यूटर मार्केट से चला जाता है, समटाइम इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, समटाइम डिमांड इमरजेंसी में बढ़ जाती है, कई रीजंस होते हैं। तो हर एक बंदे को फिर जवाब मिल जाएगा, जिस जिस किस्म की एडवर्टाइजमेंट होगी, बजाय एक्सपेंस में लिखने के वो उसको शो कर देगा, कैपिटलाइज कर देगा। तो ये साफ मना करते हैं कि अपनी मर्जी से गुडविल क्रिएट करना। गुडविल दो होती है, एक होती है परचेज, एक गुडविल वो होती है जो आप परचेज करते हैं। आपने पढ़ा होगा सेल ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस में, आपने पार्टनरशिप को जो खरीदते हैं पढ़ा होगा आपने। कंपनी क्या करती है, पार्टनरशिप को खरीदती है। तो कंपनी जब पार्टनरशिप को खरीदती है, तो जो भी उसकी एसेट की फेयर वैल्यू होती है, जो भी उसकी एसेट की फेयर वैल्यू होती है नेट एसेट्स की, उससे ऊपर पैसे देती है। मतलब एक पार्टनरशिप है, उसकी जो एसेट हम लेने जा रहे हैं, वो एसेट है 1 लाख के बराबर, लेकिन हम उनको पे कर रहे हैं 1,50,000। तो IS 38 कहता है ये जो 50,000 आप ऊपर दे रहे हैं ना, ये इसको एज अ गुडविल रिकॉर्ड करो, क्योंकि आपने पेमेंट की है, आपने बकायदा अलग से एक पेमेंट दी है, ये आप भले रिकॉर्ड करो, ये आप भले रिकॉर्ड करो। लेकिन अपनी मर्जी से आपने कोई पेमेंट नहीं की, अपनी मर्जी से गुडविल क्रिएट कर दो, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, इट इज रॉन्ग, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट की, उसको कैपिटलाइज कर दिया, इस पे सवाल आ चुका है, ये गलत है। ऐसे एक सवाल आया था, हमने वर्कर को ट्रेनिंग दी, ठीक है, हमने वर्कर को ट्रेनिंग दी, उस ट्रेनिंग पे हमारा खर्चा आएगा 1,20,000, और ये सारा हमने खर्चा क्या कर दिया, एज अ ह्यूमन एसेट, एज अ ह्यूमन एसेट के तौर पे हमने क्या कर दिया, ये खर्चा रिकॉर्ड कर दिया अपने नॉन करंट एसेट में। अकाउंटिंग कहती है, IS 38 कहते हैं ये गलत है। तो कुछ चीजें हैं, ये नोट डाउन कर लें, ये आ सकते हैं। रिलोकेशन कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट, ये चीजें स्पेसिफिकली हैं। इसमें इस पे सवाल आ चुका है, गुडविल के ऊपर आ चुका है, ट्रेनिंग के ऊपर आ चुका है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आ चुका है, कि हमने इन ये खर्चे किए, और हमने इसको कैपिटलाइज कर दिया, और फिर अमोर्टाइज भी कर दिया। तो अमोर्टाइज खामखा किया, उसको रिवर्स करेंगे। हमने खामखा उसको रिकॉर्ड किया, उसमें एसेट में गलत किया, जितना हमारा IS में एक्सपेंस जाएगा उतना रिकॉर्ड कर देंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा जी, और परचेज गुडविल कर सकते हैं, अगर आपने कोई गुडविल परचेज की है, उसको आप एज ए इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर है बेटा? ठीक सर। अच्छा जी, उसके अलावा क्या नाम है, क्या नाम है, अगर आप कोई कस्टमर लिस्ट है आपके पास,
इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है कोई, तो आप भले उसको एज एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, अगर आपने खरीदा है तो उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। पेपर में सवाल आया मैंने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा है, तो आप उसको एज ए इंटेंजिबल एसेट खरीद कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर खुद बनाया है, भले आपने सेल पर्पस के लिए बनाया हो, भले आपने यूज पर्पस के लिए बनाया हो, ये कहाँ जाएगा? ये आपका एक्सपेंस में जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि उससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको इंटेंजिबल एसेट के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो पेपर में ये भी सवाल आ चुका है कि मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, 3 साल के लिए मैंने प्रॉफिट तो सॉफ्टवेयर खरीदा, मतलब उसकी लाइसेंस फी भी मैंने पे की कि मैं उसको 3 साल के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो उसको आप एसेट ट्रीट करेंगे। फिर जितना आपने यूज कर लिया है, जितना आपने इस्तेमाल कर लिया है, उसके हिसाब से एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब जरा हम सवालों को देख लेते हैं। अच्छा जी, ये सवाल तो हमने डिस्कस कर लिया था। हम जरा कुछ और सवालों को देख लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल सवालों को देख लेते हैं कि किस किस तरीके से सवाल आते हैं। वो जरा देख, मुश्किल सवाल एक देख लेते हैं। ये पूरी आईएएस की शीटें मैं भेज दूंगा, आप इसमें सवाल कर लेना, जो जो आपको सही लगता है ना, आप कर लीजिएगा। IAS 37 पढ़ा हुआ आपने? ये जरा देख लेते हैं, चलो। ये एक सवाल है। जी बेटा, मेरे साथ हैं आप? आर यू देयर बेटा? सर। जी। इसमें कह रहा है कि द डायरेक्टर ऑफ के लिमिटेड प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 31 दिसंबर 2017। अब मैं सारा नहीं पढ़ रहा, हम ये पढ़, ह्यूमन एसेट। इसने एक ह्यूमन एसेट रिकॉर्ड किया है 1,16,000 का। ठीक। और नीचे स्पेस ने नोट लिखा है, नोट नंबर 1 इसका है। बोला ड्यूरिंग द ईयर के लिमिटेड पेड अ डिपॉजिट ऑफ 70,000। हमने डिपॉजिट पे किया 6 महीने की ट्रेनिंग का। हमने डिपॉजिट पे किया 6 महीने की ट्रेनिंग का, 6 मंथ की ट्रेनिंग का। और वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी 1 नवंबर 2017। हमने डिपॉजिट पे किया 70,000 का। ठीक। द बैलेंस ऑफ 50,000 विल बी पेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। जो बैलेंस था वो हम कब पे करेंगे? वो तो अभी पे ही नहीं किया, वो हम पे करेंगे आफ्टर कंप्लीशन, आखिर में। ये जो बैलेंस है ये हमने क्या किया, ये अदर पेबल में जाके रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है। द डायरेक्टर बिलीव डेट, आप अदर पेबल देख सकते हैं, सवाल में आपको दिखा सकता हूँ। अदर पेबल में वैसे लिखे हुए 75,000, लेकिन इसमें ये वाले 75,000, ये वाले 50,000 भी इसमें आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, द डायरेक्टर बिलीव दैट द ट्रेनिंग वुड बेनिफिट द कंपनी फॉर 5 ईयर। हमारे डायरेक्टर कह रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग का जो फायदा है मैं 5 साल तक होगा। द टोटल पेमेंट वर रिगार्डेड एज एन इंटेंजिबल एसेट। जो हमारी टोटल पेमेंट थी, पेमेंट हमने की नहीं, हमने सिर्फ 70,000 की है। 70 + 50, ये हो गया 1,20,000। हमने इस पूरी पेमेंट को वो कर दिया, क्या बोलते हैं, एज ए इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। अच्छा जी। और उसके बाद द अमोर्टाइजेशन ऑफ 4,000 हैज बीन प्रोवाइडेड। अब जाहिर है ये 1,20,000 है, हमने इसके हिसाब से क्या नाम है, अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर दी। 4,000 रुपए की अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर दी, मतलब 4,000 रुपए हमने अपने प्रॉफिट से रिड्यूस कर लिए, और 4,000 यहाँ से रिड्यूस कर दिए, इसको नेटबुक वैल्यू पे शो किया है। अच्छा जी। अब आप बताएं, क्या इसने सही किया गलत किया? गलत किया। ठीक है। तो क्या करना चाहिए था, मुझे और बताएं। 4,000 ऐड हो जाएगा प्रॉफिट में। ठीक है, एक तो 4,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अदर पेबल्स में से भी माइनस होगा। चलिए, पहली बात तो 4,000 जो आपने प्रॉफिट से हटाना है, और 4,000 इसमें वापस ऐड करना है, 4,000 इसमें वापस ऐड करना है। ठीक है, वहां से हटा देंगे, इसमें जाके ऐड कर देंगे। ठीक। ओके। दूसरी बात, जो 50,000 है, जो 50,000 है, 50,000 तो आप तब पे करेंगे जब ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट होगा, अभी तो पे नहीं करेंगे। अच्छा। दूसरी बात, हम्म। आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है नवंबर में, नवंबर हो गया, उसके बाद दिसंबर हो गया, एंड साल एंड हो गया, दैट्स इट। अकाउंटिंग में अदर पेबल में वो चीज आती है जिसका ताल्लुक प्रीवियस ईयर से और आपने पे नहीं किया। अकाउंटिंग में अदर पेबल में वो चीज आती है, अदर पेबल में अक्रूड आता है। अक्रूड का मतलब क्या होता है, आपने सर्विसेज ले ली है, पेमेंट नहीं की, आपने पेमेंट की है 70,000 की, देख लें कितनी पेमेंट की है, 70,000 की। अगर 1,20,000 रुपए पेमेंट अगर 6 महीने की बनती है,
70 प्लस 50, अगर 1,20,000 रुपये पेमेंट 6 महीने की बनती है तो मुझे बताएं 2 महीने की पेमेंट कितनी बनेगी। अगर 1,20,000 अगर टोटल पेमेंट है और ये 6 मंथ की पेमेंट है 1,20,000, तो मुझे बताएं 2 महीने की कितनी बनेगी। 2 महीने की 40,000 बनेगी, 40,000 बनेगी। आपने तो पेमेंट 70,000 की है, आपने तो ज्यादा की है। तो अकाउंटिंग में जब आपने सर्विसेज ही नहीं ली तो उसको पेबल में कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अकाउंटिंग में हम पेबल में वो चीज लेके जाते हैं जो अक्रूड हो, मतलब आपने सर्विसेज ले ली हो और आपने पेमेंट नहीं की हो। तो ये तो गलत किया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से हटके किया है। तो 50,000 क्या करेंगे सर, 50,000 यहां से माइनस कर देंगे, कहां से, 75,000 से माइनस कर देंगे अदर पेबल से, और यहां से भी क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। बाकी कितना बचा सर, बाकी बचा 70,000। यहां तक बात क्लियर है। जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, यहां तक बात क्लियर है। जी 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 सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं सर। अब आगे चल, अब इस 70,000 का क्या करें, ये तो ह्यूमन एसेट में आना ही नहीं चाहिए। क्या करें 70,000 का, 70,000 का क्या करें, ये तो ऐसा आपके पास IS 38 साफ कह रहा है, IS 38 साफ वाजे लफ्जों में बोल रहा है कि ट्रेनिंग कॉस्ट पे जो भी खर्चा आएगा। जोशा बेटा आप लोग लेट आए हैं थोड़ा सा, तो मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, भेज दूंगा ग्रुप में। तो IS 38 साफ लफ्जों में बोलता है कि कोई भी ट्रेनिंग का खर्चा आपने किया है, ठीक है, तो अपनी बदमाशियां नहीं चलानी है, आपने उठा के उसको इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर दिया, नो। जो भी ट्रेनिंग का खर्चा किया वो कहाँ जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा, और वो भी प्रोपोर्शनली जाएगा जितना आपका एक्सपेंस बनता है। तो पहली बात, ये 70,000 तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। तो ये कहाँ आना चाहिए उसको जरा ट्रीट कर लेते हैं। तो ये 70,000 कहाँ जाएगा। अब पहले जाएगा इसमें से कुछ अमाउंट IS में जाएगा, कितना अमाउंट IS में जाएगा वो जरा देख लेते हैं। IS में जाएगा सिर्फ 2 महीने का अमाउंट, कितने महीने का अमाउंट जाएगा, 2 महीने का। तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, इसकी रिवर्किंग करनी पड़ेगी। तो हमारा जो ट्रेनिंग का पूरा एक्सपेंस था वो था 70 प्लस 50,000, 70 प्लस 50,000, ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, ये देख लें जरा आप। ट्रेनिंग 6 महीने की थी, 70 प्लस 50,000, 70 आपने एडवांस दिया है, 50 आप ट्रेनिंग के एंड पे देंगे। तो पूरी ट्रेनिंग की पेमेंट बनती थी 1,20,000। तो हम क्या करेंगे, 1,20,000 को डिवाइड बाय 6 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो हमारे एक्सपेंस में कितना जाना चाहिए, 40,000 जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 महीने हुए ना ट्रेनिंग। अभी नवंबर दिसंबर, हम दिसंबर के एंड पे खड़े हैं, नवंबर दिसंबर 2 महीने में। तो 2 महीने की पेमेंट जाएगी IS में, 2 महीने की पेमेंट जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, बाकी कितना बच गया, 30,000, उसका क्या करेंगे। सर 6 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये पेमेंट 6 महीने की है ना, ये ट्रेनिंग 6 मंथ की है ना, लिखा हुआ है ना, 6 मंथ की अच्छा ट्रेनिंग है। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब आप बताएं बाकी दो में बाकी क्या करें। 40,000 तो चला गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, 30,000 रुपये हमने ज्यादा दिए हैं, इसका क्या करें, इसको कहाँ लिखेंगे, ह्यूमन एसेट में तो आना ही नहीं, तो कहाँ लिखेंगे इसको। आपको पेमेंट 40,000 करनी चाहिए थी, आपने 70,000 कर दी, 30,000 ज्यादा दे दी, इसको कहाँ लिखेंगे। अदर रिसीवेबल्स लिखेंगे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट बेटा, इसको हम लिखेंगे अदर रिसीवेबल में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी कि एक हमने खामखा ट्रेनिंग कॉस्ट को एज एन इंटेंजिबल एसेट ट्रीट किया, ये नहीं आना था। अच्छा, आगे जरा चलते हैं, आगे आ जाएं, एडजस्टमेंट नंबर इस पे आ जाएं, थर्ड पे आ जाएं। अभी आपने IS में पढ़ा कि आप अगर कोई सॉफ्टवेयर बाय करते हैं तो आप उसको इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑन 1 जुलाई 2017, के लिमिटेड पेड 60,000 फॉर अक्वायरिंग द राइट टू यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर 3 ईयर। बेसिकली ये लाइसेंस एक तरह समझ लें। तो हमने 60,000 जो है हमने पे किए हैं, और इसलिए पे किए हैं ताकि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या कर सकें, यूज कर सकें। अच्छा जी, सो द फुल अमाउंट हैज बीन चार्ज एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। 60,000 जो पेमेंट थी ये 3 साल की थी, 36 मंथ की थी, कितने महीने की थी, 36 महीने की थी। हमने पूरा का पूरा एक्सपेंस में लिख दिया, क्या करना चाहिए था हमें, हमें तो 6 महीने हुए अभी सिर्फ। हमारा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर को जाके एंड हो रहा है, और ये जो हमने सॉफ्टवेयर लिया है 1 जुलाई 2017 को लिया है, सिर्फ 6 महीने हुए हैं। हमें क्या करना चाहिए था, कितना लिखना चाहिए था एक्सपेंस पे। ये 60,000 3 साल की पेमेंट है, 12 महीने प्लस 12 महीने प्लस 12 महीने, 36 मंथ की पेमेंट है। और हमने जाके पूरा का पूरा जाके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया, एक्सपेंस में जाके लिख दिया। जी बेटा, क्या करना चाहिए। इसका 6 मंथ्स का सिर्फ लिखेंगे। शाबाश, 6 मंथ का लिखेंगे। तो हम पहले क्या तो करें, 60,000 माइनस कर देंगे प्रॉफिट में से। हाँ, इसको डिवाइड कर देते हैं 36 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, ये आ जाएगा 10,000।
या इसको 60,000 को डिवाइड कर दें 3 से, और जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, क्योंकि आधे आधे साल का लेंगे ना। तो तो ये हो जाएगा 10,000। तो इसका मतलब ये कि आपने खामखा 60,000 पूरा प्रॉफिट से माइनस कर दिया। 60,000 वापस ऐड बैक करेंगे और 10,000 हम माइनस करेंगे। प्रॉफिट से हमें सिर्फ 10,000 माइनस करना है एज एन एक्सपेंस, एज अमोर्टाइजेशन। ठीक है बेटा, मैं भी क्लास ऑफ करूंगा इंशाल्लाह। कल फिर क्लास लेंगे तो उसमें मैं आगे बता दूंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर। दुआ में याद। कल फिर मैं आपको IS 8 रहता है वो पढ़ा दूंगा और आगे से देख लेंगे, ठीक है।